देवर जी, अब मैं आपके लिए रोटियां नहीं बनाऊंगी। अब अपने लिए जल्दी से दुल्हन ले आओ। रोटियां सेकते सेकते मेरे हाथ काले पड़ गए हैं। गजरा अपने हाथ दिखाती हुई रंजन से बोली। रंजन अपनी माँ वसुंधरा से बोला। माँ, देखो ना, भाभी कैसे रोटी बनाने के ताने दे रही हैं। रंजन, बहू सही कह रही है। आखिर वह बेचारी पूरे दिन काम में थक जाती है। तेरी शादी हो जाएगी तो इसे भी कुछ सहारा मिल जाएगा। माँ, मेरी बीवी को तो मैं पलकों पर बिठा कर रखूंगा, और काम करने के लिए तो भाभी है ना। अच्छा, देख लेना कहीं ऐसा ना हो मैं उसके आते ही महारानी बन जाऊं और उसे ही सब करना पड़े। ओ, फिर तो आपकी बहनी मिल जाए तो मजा आ जाए। वसुंधरा और उसके पति गिरिराज ये सब सुनकर मुस्कुरा रहे थे। वसुंधरा ने कहा, हे भगवान, मेरे बच्चे हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहें। बस वसुंधरा, रंजन के लिए भी गजरा जैसी लड़की मिल जाए तो सारी चिंताएं समाप्त हो जाएं। वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि वसुंधरा के मौसेरे भाई रंजन का रिश्ता लेकर आ गए। अमायरा पढ़ी लिखी और अमीर परिवार से थी, सुंदर भी थी, इसीलिए उन लोगों ने लड़की देखने का मन बना लिया। सारी चीजें पसंद आने के बाद उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया और कुछ महीनों बाद रंजन और अमायरा की शादी हो गई। शादी के 3 महीने बाद, गजरा बहू, अमायरा से भी कुछ काम करा लिया करो। 3 महीने हो गए इसकी शादी को और ये अब भी दुल्हन बनी बैठी रहती है। जी, मैं कैसे कहूँ, उसे खुद भी तो सोचना चाहिए। मैं पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ और वो पूरे दिन बैठी हुई फोन चलाती रहती है। वही तो, उसे भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए ना। देखती हूँ उसे घर के कामकाज सिखाऊं, क्या पता उसे कुछ आता ही ना हो। शाम के समय गजरा अमायरा से बोली। अमायरा, आज मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। शाम का खाना आज तुम बना लो। खाना? और मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ? मेरे डैडी ने मुझे इतना इसलिए नहीं पढ़ाया कि मैं यहाँ आकर खाना बनाऊं। जानती हो, मैं एमए पास हूँ। एक काम करो, दवाई खाओ और खाना बना लो। ये घर के काम आपके जैसी अनपढ़ लेडी ही कर सकती है। वैसे भी मुझे आदत नहीं है काम करने की। मेरे घर में तो नौकर काम करते थे। उसकी आवाज सुनकर वसुंधरा वहां आ गई और गुस्से से कहा, बहू, जबान संभाल कर बात करो। गजरा तुमसे बड़ी है और घर के काम करने से पढ़ाई लिखाई खत्म नहीं हो जाती। अमायरा बात काटते हुए बोली। गजरा, गजरा नाम से ही बाई वाली फीलिंग आती है। अब आप जाओ, मुझे तैयार होना है, रंजन आते ही होंगे। गजरा रोते हुए अपने कमरे में आ गई। वसुंधरा ने कहा, चुप हो जाओ बहू, ये अमायरा तो बहुत ही घमंडी लड़की है। इसे अपनी पढ़ाई पर बहुत घमंड है। इसे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। माँ जी, इसमें उसका नहीं, मेरा कसूर था। मुझे उससे काम के लिए नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद गजरा ने उससे कभी काम के लिए नहीं कहा। एक दिन रंजन ने अमायरा से कहा, अमायरा, भाभी जिस दिन से इस घर में आई हैं, उस दिन से उन्होंने माँ को कोई काम नहीं करने दिया। अब तुम आ गई हो तो तुम भी उनकी थोड़ी मदद कर दिया करो। हे भगवान, मैं कैसे अनपढ़ लोगों के बीच में आ गई हूँ। इन्हें एक बार में बात समझ ही नहीं आती। आपकी भाभी इस घर की बहू नहीं, नौकरानी बनकर आई है तो बनी रहने दो ना। उस अनपढ़ गवार ने तो तुम लोगों पर जाने कैसा जादू किया हुआ है। सब उन्हीं का नाम जपते रहते हैं। ओफो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अमायरा को अपने पढ़ा लिखा होने पर इतना घमंड था कि वह किसी से भी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। वसुंधरा ने अलमारी साफ करते हुए बहुत से कागज बाहर फेंक दिए। वह गजरा को आवाज देने लगी, गजरा, ओ गजरा बहू। गजरा नहा रही थी। उसने सुना नहीं तो अमायरा आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ मम्मी जी? मैं सो रही थी, आपने गजरा गजरा चिल्लाकर अच्छी खासी नींद खराब कर दी मेरी। कुछ नहीं बहू, मैं तुम्हारे पिताजी की अलमारी साफ कर रही थी। इसमें दुनिया भर के कागज भरे पड़े हैं। एक बार गजरा देख लेती कि कहीं काम के तो नहीं, फिर मैं इन्हें फेंक देती। अमायरा हंसते हुए बोली।
दीदी आपको बताती कि कौन से कागज काम के हैं। अरे मुझे बुला लिया होता। वो अनपढ़ क्या जाने, कपड़े पहनने का तरीका तो उन्हें पता नहीं। ऐसे लगता है जैसे इस घर की काम वाली हूँ। मुझे ही देख लो मम्मी जी, मैं तो एमए पास हूँ। वसुंधरा उसकी नादानी पर कुछ कह ही नहीं पाई। अमायरा कुछ जरूरी कागज उठाकर वसुंधरा को देकर चली गई। 1 साल अमायरा की बदतमीजियों के साथ कट गया। अमायरा देखती थी कि पूरे दिन गजरा काम में लगी रहती है, लेकिन रात भर उसके कमरे की लाइट क्यों जली रहती है। एक रात दरवाजे की दरार से झांक कर देखा तो गजरा अपने बेड पर नहीं थी। सिर्फ गजरा के पैर ही टहलते दिखाई दे रहे थे और उसके कुछ बड़बड़ाने की आवाजें आ रही थी। अमायरा सुबह तक परेशान रही। सुबह उसने रंजन से पूछा, ये आपकी भाभी कोई भूत वूत तो नहीं है? मैं देखती हूँ कि रात भर उनके कमरे की लाइट जलती है। आज तो मैंने चुपके से देखा भी। भाई साहब सो रहे थे और वो बड़बड़ाती हुई टहल रही थी। इतनी रात गए भला कौन टहलता है? अमायरा, तुम पढ़ी लिखी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगी। और ये किसी के कमरे में ताक झांक करना तुम्हें शोभा नहीं देता। कुछ घर के काम में ध्यान दो, समझी? घर का काम करेगी मेरी जूती, और इस सब के लिए वो बहन जी आपकी भाभी है ना। इससे पहले कि रंजन का तमाचा उसके गाल पर पड़ता, गजरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, रंजन, मुझे नहीं पता तुम लोगों के बीच क्या हुआ है, मगर हमारे संस्कार ये नहीं कहते कि हमारे घर के बेटे घर की बहुओं पर हाथ उठाएं। जो भी मसला है उस पर बैठकर प्यार से बात करो। ये कहकर गजरा वहां से चली गई। अमायरा उसकी पीठ पीछे उसे बहुत भला बुरा बोलती रही। अमायरा देख रही थी कि गजरा आज अच्छे कपड़े पहनकर कहीं घर से बाहर जा रही है। बहुत खुश भी थी। वह सोचने लगी, आज लगता है मैडम ने जिंदगी में पहली बार अच्छे कपड़े पहने हैं। जरूर कुछ खास बात है। सुबह से शाम हो गई पर गजरा नहीं आई। सब उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शाम के समय एक सरकारी गाड़ी दरवाजे के सामने आकर रुकी। अमायरा तो आंखें फाड़कर देखने लगी। जब उसने गाड़ी में से गजरा को वर्दी पहने हुए उतरते देखा तो उसकी तो टाएं टाएं फिस हो गई। उसकी आंख मुंह फटे रह गए और वह बोली, दीदी, दीदी कलेक्टर बन गई। आखिर ये सब कैसे? मैंने तो हमेशा इन्हें अंगूठा टेक समझा था। गजरा के आते ही पीछे से 2 गाड़ियां और आकर रुक गईं, जिसमें गार्ड बैठे हुए थे। अपनी बहू के कलेक्टर बनने की खुशी में गिरिराज ने पूरे गांव में मिठाई बांटी और अमायरा शर्मिंदा सी एक कोने में खड़ी थी। चलो अमायरा, तुम भाभी का स्वागत करके उन्हें बधाई दो। अमायरा की आंखों में आंसू थे। वह गजरा से माफी मांगती हुई बोली, मुझे माफ कर दो दीदी। मैं तो आज तक आपको अनपढ़ गवार समझती रही, लेकिन आपकी सादगी ने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि आप इतनी पढ़ी लिखी हो। आप में जरा भी बनावट नहीं। और मैं, हाय, मुझे तो शर्म आ रही है अपने आप पर कि मैंने आपके साथ कितना गलत व्यवहार किया। यहाँ तक कि रात में आपके कमरे में भी ताका झाकी की। अब उन सब बातों को भूल जाओ अमायरा। मैंने तुम्हें माफ किया। जानती हो, दिन भर काम करने के बाद रात भर पढ़ने में गुजार देती थी। कहीं थक कर लेट गई और फिर नींद आ गई तो इसीलिए रात भर टहलती हुई पढ़ाई करती रही, जिसकी वजह से आज मैं कलेक्टर बन गई। अब मुझे तो मेरी ड्यूटी पर जाना होगा, लेकिन अब घर तुम्हें संभालना होगा अमायरा। दीदी, अब मुझे भी आपके जैसे बनना है। सिर्फ बातों से ही पढ़े लिखे नहीं, बल्कि मुझे भी आपकी तरह कुछ बनना है। तुम जरूर कामयाब होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर अमायरा गजरा के गले लग गई और खुद को पढ़ी लिखी से कामयाब बनने की कोशिश में लग गई। अरे अरे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। माँ माँ माँ, कहाँ हो? मुझे बचा लो। माँ, मैंने चोरी नहीं की।
मेरा हाथ छोड़ो, टूट जाएगा। आ आ, आ, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने तो बस रोटी चुराई थी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये कहते कहते 12 साल के मासूम अंकित का गला भर आया। उसे पीटने वाले लोग उसे अधमरी हालत में वहीं छोड़कर चले गए। जैसे तैसे अंकित लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा। उसे ऐसी हालत में देखते ही उसकी बीमार माँ सुरेखा घबरा गई और बोली, क्या हुआ अंकित? ये तेरे चेहरे पर निशान कैसे बेटा? तू तू लंगड़ा कर क्यों चल रहा है और तुझे इतनी चोट कैसे लगी? माँ, अब मैं काम पर नहीं जाऊंगा। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। उन लोगों ने तुम्हें मारा? मगर किस गलती पर? माँ, मैं पूरे दिन मजदूरी करता रहा। मुझे भूख लगी थी, लेकिन जब भी खाना मांगता वो थोड़ी देर और कहकर टाल देते। जब मैं भूख सहन नहीं कर पाया तो मैंने उनकी रसोई से बिना पूछे रोटी उठाकर खा ली। मालकिन ने मुझे रोटी खाते हुए देख लिया और जोर जोर शोर मचा दिया, जिससे मालिक और बाहर के लोगों ने मुझे बहुत मारा। माँ, ये सुनकर सुरेखा रो पड़ी और अंकित को सीने से लगाते हुए बोली, चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। ये दुनिया बड़ी जालिम है। इतनी छोटी गलती पर मारने के लिए उनके हाथ नहीं कांपे। ऐसी भी क्या बड़ी चोरी थी? माँ, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने तो बस सिर्फ रोटी ली थी, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। माँ, चल अब जाने दे। भूख लगी है ना, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। सुरेखा ने अंकित को खाना खिलाया और उसके बालों में उंगलियां चलाती हुई सो गई। लेकिन अंकित नहीं सोया। वह अपनी विधवा माँ और अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। वह कुछ ऐसा करना चाह रहा था जिससे फिर कभी उसे या उसके जैसे किसी गरीब बच्चे को रोटी के लिए चोरी न करनी पड़े। लेकिन ये सब करने की ना उसकी उम्र थी और ना ही उसके पास पैसे थे। कुछ दिन बीत गए। अंकित ने इधर उधर काम ढूंढा, लेकिन बच्चा समझकर उसे कोई काम देने के लिए तैयार ही नहीं था। सुरेखा को अस्थमा की बीमारी थी, इसलिए मेहनत का काम करना उसके वश की बात नहीं थी। वह घर आकर उदास बैठ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सुरेखा उसे परेशान देखकर बोली, क्या हुआ अंकित, इतना उदास क्यों है बेटा? कुछ नहीं माँ, बस उस दिन वाली घटना याद आ रही है। माँ, पिताजी होते तो हम गरीब नहीं होते ना, और मुझे भी घर चलाने के लिए काम नहीं करना पड़ता। मैं भी सब बच्चों की तरह स्कूल जा रहा होता। ये सुनकर सुरेखा को तकलीफ तो हुई, लेकिन वह सच्चाई जानती थी। अगर उसके पति जिंदा होते तो बात कुछ और होती। माँ, पिताजी क्या काम करते थे? तुझे नहीं पता? वो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते थे। वो देखो, आज भी उनका चाक मैंने हिफाजत से रखा हुआ है। अंकित दौड़ते हुए चाक के पास आया और उसे छूते हुए बोला, माँ, क्या मैं इस पर बर्तन नहीं बना सकता? आप मुझे ये चलाना सिखा दो तो मैं खूब सारे बर्तन बनाकर बेचूंगा। हाँ, सिखा तो दूंगी, लेकिन उसके लिए चिकनी मिट्टी चाहिए बेटा। बस इतनी सी बात, मैं अभी चिकनी मिट्टी लेकर आता हूँ। अंकित चिकनी मिट्टी लेकर आ गया। उसके बाद सुरेखा ने उसे चाक चलाकर मिट्टी का मटका बनाना सिखाया। एक ही दिन में उसने मटका बनाना सीख लिया और फिर अपनी माँ से बाकी का काम सीखकर उसने बहुत सारे मटके तैयार कर लिए। माँ, अब ये मटके बाजार में बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्हें मैं बाजार में कैसे बेचूंगा? एक काम कर, एक ठेला किराए पर ले आ और ये मटके बाजार तक पहुंचा दे। बेच तो मैं भी दूंगी। नहीं माँ, तुम तो वैसे भी बीमार रहती हो, मैं खुद ही बेच लूँगा। इसी तरह अंकित मटके बेचने लगा, लेकिन जितनी मेहनत उन्हें बनाने में और बेचने में लगती थी, उतनी बिक्री नहीं होती थी। बाकी का नुकसान उनके टूटने से हो जाता था। अब लोग मटके का कम, फ्रिज का पानी ज्यादा जो पीने लगे थे, इसीलिए मटकों की बिक्री कम होती थी। इसी तरह अंकित को मटके बेचते हुए 5 साल बीत गए।
एक दिन उसे भूख लगी, रास्ते में कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नज़र एक पिज़्ज़ा हट पर गई। बचपन से तमन्ना थी कि वह भी बड़े लोगों की तरह पिज़्ज़ा खाए, लेकिन खाना तो दूर, उसने तो आज तक पिज़्ज़ा का स्वाद भी नहीं चखा था। लेकिन आज उसका पिज़्ज़ा खाने का बहुत ज़्यादा मन हो आया, तो उसने ठेला साइड में लगाया और वह अंदर पिज़्ज़ा खाने चला गया। भैया, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। कौन सा पिज्जा बनाऊं, प्लेन पिज्जा या कुल्हड़ पिज्जा? अंकित चौंक गया। कुल्हड़ पिज़्ज़ा? भला ये कैसा होता होगा? वह सोचते हुए बोला। भैया, कुल्हड़ पिज़्ज़ा ही दे दो। अंकित ने कुल्हड़ पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा खाने में उसे तो मज़ा ही आ गया। उसने सोचा कि अगर वह यही पिज़्ज़ा मटके पर बनाए तो कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले उसे पिज़्ज़ा बनाना सीखना पड़ेगा। अंकित ने कुछ पैसे देकर वहीं पिज़्ज़ा बनाना सीख लिया। घर जाकर उसने मटका पिज़्ज़ा बनाकर देखा। ये क्या कर रहा है अंकित? माँ, मैं मटका पिज़्ज़ा बना रहा हूँ। अगर ये अच्छा बना तो अब मैं मटका पिज़्ज़ा बनाकर बेचा करूँगा। ये मटका पिज़्ज़ा क्या है अंकित? माँ, अभी बनाता हूँ, तुम खाकर देखना। अंकित ने मटका पिज़्ज़ा बनाया। सुरेखा ने खाया तो उसे बहुत बढ़िया लगा और वो बोली, अंकित, ये तो बिल्कुल नई चीज़ है, मैंने पहली बार खाया है। सचमुच ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अंकित बहुत खुश हो गया। उसने बाजार जैसा पिज़्ज़ा बना दिया, लेकिन इसका नाम मटका पिज़्ज़ा था। अगले दिन उसने अपने घर के सामने ही तंबू तान कर मटका पिज़्ज़ा बनाने का बंदोबस्त कर लिया और मटका पिज़्ज़ा बनाना शुरू कर दिया। कॉलोनी के लोगों ने आते जाते मटका पिज़्ज़ा देखकर पूछा, अरे भाई अंकित, क्या कर रहे हो ये? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कुछ खाने का सामान बना रहे हो। क्या घर में कोई कार्यक्रम है? अरे नहीं काका, कोई कार्यक्रम नहीं है। कार्यक्रम होता तो तुम्हें नहीं बुलाते। आज से मैंने नया काम शुरू किया है। आज से मैं मटका पिज़्ज़ा बनाकर बेचूंगा। ये काम मैं ठेले पर नहीं कर सकता, इसलिए घर के सामने ही तंबू लगाकर बैठा हूँ, ताकि आप सब मेरे यहाँ आकर मटका पिज़्ज़ा खा सको। अब आए हो तो बिना पिज़्ज़ा खाए मत जाना। ये सुनकर सब पिज़्ज़ा की मांग करने लगे। अंकित ने उन्हें फटाफट पिज़्ज़ा बनाकर दे दिया। लोगों की जीभ पर मटका पिज़्ज़ा का स्वाद ऐसा चढ़ा कि लोग अब बढ़ चढ़ कर पिज़्ज़ा खाने आने लगे। अंकित पिज़्ज़ा बनाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे खाना खाने का भी समय नहीं मिलता था। उसके मटका पिज़्ज़ा के चर्चे दूर दूर तक होने लगे और दूर दूर के लोग अंकित के पास मटका पिज़्ज़ा खाने आने लगे। इस तरह अंकित का काम दिन ब दिन बढ़ता चला गया। बेटा, आज तूने अपनी मेहनत से मेरा नाम रोशन कर दिया। एक गरीब माँ का बेटा आज इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है। मुझे तुझ पर गर्व है। माँ, आज भी उस दिन को याद करके मेरी रूह कांप जाती है, जिस दिन सिर्फ बिना पूछे रोटी खाने के लिए मुझे लोगों ने बेइंतहा मारा था। मैंने उस दिन सोच लिया था कि मुझे कुछ करके दिखाना है, और आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है। अंकित ने शहर जाकर अपना एक मटका पिज़्ज़ा हट खोल दिया और अपने लिए शहर में एक घर भी खरीद लिया और दोनों माँ बेटा वहीं रहने लगे। माँ, मैं चाहता हूँ कि कहीं भूखे और गरीब लोगों के खाने की व्यवस्था कर दूँ। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह गरीबी में भूख से तंग आकर मैंने रोटी चुराई थी, उस तरह किसी भी गरीब बच्चे को रोटी ना चुरानी पड़े। हाँ बेटा, मैं तेरी चोट के वो जख्म कैसे भूल सकती हूँ। बेटा, जो तेरा मन हो वो कर, मैं तेरे साथ हूँ। माँ, कहते हैं कि दान करने से पूंजी और बढ़ती है। मैं मटका पिज़्ज़ा भी बनाया करूँगा और सप्ताह में एक दिन कुछ धर्म कर्म भी कर लिया करूँगा। उसके बाद अंकित दिन रात मेहनत करता रहा, क्योंकि उसे अपने और अपने अलावा बहुत से भूखे लोगों को खाना खिलाना पड़ता था। इसी तरह अंकित का नाम मटका पिज़्ज़ा वाला पड़